नजदीक आ रहे हैं और मुकुटमणि यानी मणिशंकर अय्यर एक बार फिर चमक गए हैं। इस बार उन्होंने न सिर्फ बोला बल्कि एक किताब भी लिखी। उन्होंने खास तौर पर 3 पीएम परिवारवाद पर बात की। पक्षपात और पाकिस्तान और इंडिया की आत्मा को मणिशंकर ने लिखित रूप से प्रस्तुत किया है। और पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस से पीएम थे और उनके लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे साफ चलता है कि गांधी परिवार के प्रवक्ता यह बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि गांधी परिवार के अलावा कोई और व्यक्ति प्रधानमंत्री बने। एक लेखक के तौर पर किसी के निजी और व्यक्तिगत विचारों को किसी पार्टी की आधिकारिक राय समझना, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की एक बड़ी बेवकूफ़ी है। या तो उनके अंदर बुद्धि का अभाव है या वो राजनीतिक हित के लिए मणिशंकर अय्यर की पुस्तक का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इस तरह की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है और आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल होने वाले हैं। सही पत्र में यह चंद्रयान 3 लॉन्च का बहुत बड़ा दिन था। भारत ने एक मील का पत्थर हासिल किया है। चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव पर उतरा। उसी वक्त मणिशंकर अय्यर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि भारत कभी भी विश्व गुरु नहीं बन सकता क्योंकि भारत पाकिस्तान को नजरअंदाज कर रहा है। यदि भारत अपने पश्चिमी पड़ोसी के साथ शांति स्थापित नहीं कर सकता, यदि भारत पाकिस्तान से बात नहीं कर सकता, तो वह कभी भी दुनिया का नेतृत्व नहीं कर सकता है। देखिए, मणिशंकर अय्यर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग को लेकर के संबित पात्रा क्या कहना चाहते हैं, कई बार उनकी बातों का कोई अर्थ नहीं होता है। जहां तक चंद्रयान 3 के मिशन की कामयाबी का सवाल है, ये पूरे देश के लिए गर्व का क्षण है। और 1962 में पंडित नेहरू की जो सोच थी, जो स्पेस मिशन को लेकर के उनके सपने थे, उनको 1969 में आकार देने का काम इंदिरा जी के कार्यकाल में इसरो की स्थापना के साथ हुआ। 668 बड़े मिशंस इसरो ने संपन्न किए। ASLV, SLV, PSLV, GSLV। आज चाहे वो माइक्रो सैटेलाइट्स की बात हो या नैनो सैटेलाइट्स की बात हो, देश भर में फैले इसरो के 13 सेंटर्स ने अलग अलग कालखंड में अलग अलग सरकारों के समय इनके माध्यम से पूरी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई है। और चंद्रयान 1 मार्स मिशन, मार्स ऑर्बिट में पहुंचना, ये तमाम चीजें कभी कामयाबियां हैं तो कभी चंद्रयान 2 की असफलता है। लेकिन इस बीच भारत ने जो विश्व के मानचित्र पर जो एक अपना सिक्का जमाया है, उसका श्रेय वर्तमान सरकार को भी है। और इस पूरे 6 दशकों का जो ये सफर है, देश के तमाम वैज्ञानिकों जो जीवित हैं, जो आज हमारे बीच नहीं है, और जो पिछली पूर्ववर्ती सरकारें हैं, उन सबको इसका श्रेय जाएगा। अब संबित पात्रा जैसे लोगों को क्या समझ में आता है, चूंकि वो हर सवाल में घमंडिया ढूंढते हैं, हर सवाल में कुछ फिक्रे, कुछ मुहावरे, लेकिन दरअसल जो बात कहा इसमें अय्यर ने, वो पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते सुधारना किसी भी देश की कामयाबी के लिए बेहद आवश्यक है। अगर उसे वैश्विक स्वीकार्यता चाहिए तो अगर आपकी बात मालदीव नहीं सुन रहा हो, श्रीलंका नहीं सुन रहा हो, अगर भूटान में भी आपके मुकाबले चीन ज़्यादा प्रभावशाली हो रहा हो, नेपाल में चीन का प्रभाव बढ़ रहा हो, पाकिस्तान के साथ आपके संबंध नहीं सुधर रहे हैं, तो निसंदेह आपकी कूटनीतिक क्षमता पर सवाल खड़े होंगे। अगले कुछ महीनों में आईटी के 200 से 250 कर्मियों की एक टीम पूरे छत्तीसगढ़ में छापेमारी करेगी। जैसे जैसे वे अधिक छापेमारी करेंगे, उनकी सीटें कम होती जाएंगी। छत्तीसगढ़ के सीएम
और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, उन्होंने कहा कि उनके राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा के परिसरों पर ईडी के छापेमारी के बाद छत्तीसगढ़ सरकार को बदनाम करने और दबाने की कोशिश की जा रही है। यह जब झारखंड के चुनाव थे तब से शुरू हुआ। ईडी डायरेक्टर की रिटायरमेंट का समय आ रहा है। जाने के पहले जो जिम्मेवारियां उनके कंधे पर हैं उसका निर्वहन उन्हें करना है। जब इतने विस्तार मिले हैं तो निसंदेह उनको इसकी भरपाई भी करनी है। छत्तीसगढ़ के छापे उनके इसी मिशन का हिस्सा है और कई बार सरकारों को ये लगता है कि अपने प्रतिद्वंदियों का जितना वो दमन करेंगे उससे वो कमजोर कर पाएंगे, लेकिन जनभावनाओं को समझने में कहीं ना कहीं भूल हो रही है। न केवल छत्तीसगढ़, देश के जिन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की राह बेहद मुश्किल होने वाली है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा नेताओं द्वारा, विधायकों द्वारा सवाल पूछा गया कि कल विश्व हिंदू परिषद की रैली पर लाठीचार्ज क्यों किया गया, तो उनके माइक को, एक विधायक के माइक को उप सभापति ने बंद कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आप भाजपा की रैली पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, जब आप भाजपा के इस पर बोलना शुरू किया तो हटा दिया। और उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के विरोध पर भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि सिलीगुड़ी की स्कूली छात्रा की हत्या मामले पर सरकार चुप है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को झूठ फैलाने में महारत हासिल है। एक तरफ लोकसभा का पिछला सत्र याद कर लीजिए, जिसमें राहुल गांधी जी पर संसद टीवी का कैमरा कुछ मिनटों तक ही टिका रहा। ज्यादातर समय स्पीकर की ओर ही कैमरा दिखता रहा। दूसरी तरफ खड़गे ने माइक बंद करने का आरोप लगाया। अब ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी इसलिए लगाती है कि ये कहा जा सके कि आपने वहां किया तो यहां हमारे साथ हो गया। दरअसल कानून व्यवस्था का जब सवाल उठता है तो भाजपा कभी भी मणिपुर, मेवात, नूह, फरीदाबाद, गुरुग्राम, उनके शासन के राज्यों और दिल्ली में जिस तरह का जो दिल्ली की जो बदहाली है, जिस तरह से कानून व्यवस्था का कचूमर निकल रहा है, इस पर बीजेपी के नेता कुछ नहीं बोलते हैं। जिस बच्ची की मौत हुई है, निसंदेह ये एक मानवीय और संवेदनशील मसला है, लेकिन इस पर इस तरह की घृणित राजनीति करने का कोई औचित्य नहीं है। उसे न्याय मिले, इसके लिए बंगाल की सरकार और सभी दलों को निसंदेह मिलकर काम करना चाहिए। जादवपुर छात्र मौत मामले में फिर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि मुझे लगता है कि यह प्राकृतिक मौत नहीं बल्कि हत्या है। अराजकता की स्थिति बनी हुई है। पश्चिम बंगाल की सरकार लापरवाही और राज्य में खराब कानून व्यवस्था के कारण जादवपुर छात्रावास में विकास हुआ। सरकार अभी भी चुप है। जांच हो रही है, लेकिन जनता को अभी भी नहीं पता है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कांग्रेस पश्चिम बंगाल में विपक्ष में है। कानून व्यवस्था से जुड़े सवालों को उन्हें उठाना ही चाहिए। सरकार की अगुवाई महिला मुख्यमंत्री कर रही हैं। पूरी संवेदनशीलता से इस पर निर्णय हो, दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित हो, ये जरूर कांग्रेस और टीएमसी को मिलकर के इस पर बात करनी चाहिए।